नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल की इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र एवं कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, अर्थात आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपकी स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उन सभी पहलुओं पर, उन सभी क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, मानव प्रजनन के चरणों का क्रम है ना। मानव प्रजनन के चरणों का क्रम है, मतलब आपको जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें, मनुष्य में, उसके स्टेप को दिया गया है और इसी स्टेप के हिसाब से आपको इसमें आंसर्स करने हैं आपको, है ना। तो देखो पहला क्या दिया गया, पहला है युग्मक जनन, दूसरा दिया गया निषेचन और तीसरा दिया गया भ्रूणी विकास। तो इन तीनों को देखकर आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस है, कौन सा स्टेप पहले होता है और इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, है ना। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बता दे रहा हूं क्या होगा इसका सही आंसर। तो सबसे पहले युग्मक जनन होता है, ठीक है। सबसे पहले युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन अर्थात युग्मक का निर्माण होता है। सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक के रूप में मेल के शरीर में, ठीक है, पुरुष के शरीर में किसका निर्माण होता है जी, स्पर्म का निर्माण होता है ना। पुरुष के शरीर में स्पर्म का निर्माण होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। युग्मक के रूप में पुरुष के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है। और अगर हम लोग देखें महिला अर्थात फीमेल, ठीक है, फीमेल के शरीर में किसका निर्माण होता है, ओवम का। किसका, ओवम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। तो युग्मक के रूप में पुरुष के शरीर में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, स्पर्म का। और महिला के शरीर में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया, तो युग्मक का निर्माण तो हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, युग्मक जनन के बाद क्या होता है, निषेचन, ठीक है। अब देखो, दोनों का निर्माण तो हो गया, पुरुष के शरीर में किसका निर्माण हुआ है, स्पर्म का, और महिला के शरीर में ओवम का। अब ये दोनों क्या करेंगे, निषेचित होंगे, है ना। और जो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ था, ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका में, ठीक है। फेलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जी, है ना। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जो स्पर्म है ना, ये जो स्पर्म है किससे मुलाकात करता है, ओवम से मुलाकात करता है। किससे करता है, ओवम से, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका स्पर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका ओवम हो जाएगा। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या करता है, स्पर्म है वो ओवम से मुलाकात करता है। ओवम से मुलाकात करने के बाद किसका निर्माण करता है, भ्रूण का, ठीक है। किसका निर्माण करता है जी, भ्रूण का निर्माण करता है। किसका, भ्रूण का, है ना। तो जैसे ही स्पर्म है ये ओवम के साथ मिलेगा कहां, फेलोपियन ट्यूब में, फिर किसका निर्माण करेगा, ये भ्रूण का। किसका, भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का, है ना। फिर जब इस भ्रूण में कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जब इस भ्रूण का कोशिका विभाजन होता है ना, सेल डिवीजन होता है, तब किसका निर्माण होता है, फाइनली बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा युग्मक जनन, देन उसके बाद निषेचन, देन उसके बाद भ्रूणी विकास। तो देखो, युग्मक जनन, निषेचन, फिर भ्रूणी विकास, ऐसा कौन से आपके ऑप्शन में दिया गया है, अर्थात 1, 2, 3 आना चाहिए। तो देखो सी, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो मेल के शरीर में स्पर्म बनेगा, फीमेल के शरीर में ओवम बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उन दोनों की मुलाकात कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। फिर जब मुलाकात होगा तो किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, जाइगोट का। फिर जब जाइगोट में सेल डिवीजन होगा तब किसका निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है ना। तो हमारे इस पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1, 2, 3, अर्थात पहले युग्मक जनन होगा, फिर निषेचन, देन उसके बाद भ्रूणी विकास। हो पुलिस समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बन जाता है, ठीक है। ये क्या बनता है, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। ऑप्शन दिया गया, वसा से प्रोटीन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से प्रोटीन और पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और क्या पूछा गया है, ये ऑप्शन दिया गया और क्या पूछा गया है कि कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बन जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका पायरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड, है ना। पायरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और ये इस क्वेश्चन को आपके सीजीपीएससी एग्जाम में सीजीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो कठोर व्यायाम के समय पेशियों में पायरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल। और इसी लैक्टिक अम्ल के कारण ही, ठीक है, जो यही लैक्टिक अम्ल है, ये मनुष्यों के शरीर में, ठीक है, मनुष्यों के शरीर में यही लैक्टिक अम्ल है, ये मनुष्यों के शरीर में थकावट का, ठीक है, थकावट का क्या बनता है, कारण बनता है, थकावट का कारण बनता है। ये आपको ध्यान रखना है।
है ना, इसी कारण हम लोग जल्दी थक जाते हैं। किसके कारण? इस लैक्टिक अम्ल के कारण। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, अर्थात कठोर व्यायाम के समय पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हम लोग जल्दी थक जाते हैं, अर्थात हम लोग थकान महसूस करते हैं, इसी लैक्टिक एसिड कारण। इसका एक और रीजन है, अनाक्सिक शोषण होता है। अनाक्सिक शोषण अर्थात जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी में नहीं जा पाता या हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता, तो उसके कारण भी लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसी कारण हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय और शुक्रवाहिका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? शुक्रवाहिका। ठीक है, ये जो शुक्रवाहिका है, ठीक है, शुक्रवाहिका है, ये पुरुष का क्या है? पुरुष के प्रजनन प्रणाली का अंग है। ध्यान रखना, ये जो शुक्रवाहिका है ये पुरुष के प्रजनन प्रणाली का एक अंग है। ठीक है, ये शुक्रवाहिका है, ये पुरुष के प्रजनन अंग में पाया जाता है। और यही जो शुक्रवाहिका क्या करता है, जो पुरुष के शरीर में जो टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है ना, उस स्पर्म को पेनिस तक लाने का कार्य करता है। कौन करता है? तो शुक्रवाहिका। ध्यान रखना, तो शुक्रवाहिका कहां पाया जाता है? तो पुरुष के शरीर में, ना कि महिला के शरीर में ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, अर्थात शुक्रवाहिका। बाकी गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय ये सब महिला के शरीर में पाया जाता है। क्लियर है? या महिला के शरीर से संबंधित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? देखिए चौथा क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 214, 206, 253 और 300। होपफुली सभी लोग कर लियोगे इसका आंसर, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 206, है ना। तो ध्यान रखना है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो जन्म के समय में उसके शरीर में ना 300 से भी ज्यादा हड्डियां होता है। ठीक है, 300 से भी ज्यादा हड्डियां होता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, ये जो हड्डियां हैं आपस में जुड़ते जाते हैं, तो वयस्क अवस्था तक आते तक हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है? तो 206 हो जाता है। कितना हो जाता है? 206 आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में पाया जाता है ओसिन नामक प्रोटीन, है ना। हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन। और ये हड्डी क्या है? हड्डी हमारे शरीर का कठोर संयोजी ऊतक है। ठीक है, हड्डी हमारे शरीर का क्या है जी? कठोर संयोजी ऊतक है ना, कठोर संयोजी ऊतक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर पूछेगा तरल संयोजी ऊतक क्या है, तो आपका ब्लड हो जाएगा, लेकिन कठोर संयोजी ऊतक क्या है, तो आपका बोन हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा, है ना। और इसी हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या, अस्थियों की संख्या 206 होता है। लेकिन जब वो जन्म लेता है, जब इसका जन्म होता है, तो जन्म लेते समय उसके शरीर में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होता है। फिर जैसे जैसे उसको उम्र बढ़ेगा, हड्डियां आपस में जुड़ेगी, जिससे उसकी संख्या 206 हो जाता है। इतने आपको ध्यान में रखना है। और ये जो हड्डियां क्या करता है, अर्थात कंकाल तंत्र क्या करता है? हमारे शरीर को एक स्पेसिफिक डिजाइन प्रदान करता है ना, मूवमेंट के लिए सहायक होता है। तो ये सब क्या है? आपके बोन के फंक्शंस होते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 206। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या? देखिए, कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है? कृत्रिम वीर्य निषेचन, है ना, आर्टिफिशियली। ठीक है, तो कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है? ऑप्शन दिया गया केवल अंड अर्थात ओवम, फिर निषेचित अंड अर्थात जो फर्टिलाइज ओवम है उसको, या केवल शुक्राणु को, ओनली स्पर्म, या अंड व शुक्राणु अर्थात ओवम और स्पर्म दोनों, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में किसको स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराते हैं? तो ध्यान रखना है केवल शुक्राणु को। किसको? स्पर्म को। ध्यान रखना है किसको? स्पर्म को कराया जाता है ना। मैंने बताया था आप लोग को कि मनुष्य का, ठीक है, अगर मनुष्य में बात करें, मनुष्य में अगर मैं पुरुष की बात करूं, मनुष्य में पुरुष की बात करूं, तो पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? पुरुष का प्रमुख जनन अंग, पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है? आपको ध्यान रखना है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस, है ना, टेस्टिस होता है। ये टेस्टिस क्या है? पुरुष के शरीर में, ठीक है, पुरुष के शरीर में, उसके शरीर के बाहर 2 जोड़ी में मिलता है। ठीक है, मतलब इसकी संख्या कितना होता है? 2, अर्थात एक जोड़ी में मिलता है, जिसकी संख्या कितना होता है? 2 होता है। ध्यान रखना है। और इसी टेस्टिस से किसका स्त्राव होता है? ध्यान रखना है टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। और इसी टेस्टिस में किसका निर्माण होता है जी? शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है।
समझ में आ गया। यही शुक्राणु क्या करता है, जब किससे मिलेगा, ओवम से मिलेगा अर्थात अंडाणु से मिलेगा, तब जायगोट का निर्माण करेगा और उसी जायगोट से फिर किसका निर्माण होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट कराया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्म अर्थात शुक्राणु। और शुक्राणु से रिलेटेड और आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखना है कि शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, स्पर्म का जीवन काल, शुक्राणु का जीवन काल होता है 20 मिनट। कितना होता है, 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट इसे क्या होता है जी, जीवन काल होता है। और शुक्राणु क्या है, ये जो स्पर्म है एक प्रकार का कोशिका है, ठीक है, स्पर्म क्या है, एक प्रकार का कोशिका है जिसके केंद्रक में कितना 23 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। कोशिका जो स्पर्म है, शुक्राणु है, एक प्रकार का कोशिका है जिसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और फीमेल के भी जो ओवम बनता है उसमें भी 23 गुणसूत्र, तभी तो 23 और 23 आपस में मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र का निर्माण होता है टोटल, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है, तो स्पर्म क्या एक प्रकार का सेल है जिसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जीवन काल 20 मिनट होता है। और स्पर्म के, है ना, अर्थात शुक्राणु के परिपक्वन के लिए, शुक्राणु के परिपक्वन है ना, शुक्राणु के परिपक्वन के लिए कितना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, तो 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हमारे शरीर का तो रहता है 37, है ना, इसीलिए टेस्टिस को शरीर से बाहर दिया जाता है, ठीक है, शरीर से बाहर एक थैले में उसको रखा जाता है, ध्यान रखना है। और इसी टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का और आपके स्पर्म का निर्माण होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, टेस्टिस को हिंदी में वृषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृषण, ध्यान रखना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारे छठवां क्वेश्चन में। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, ठीक है, स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, त्वचा, हाथ और पैर, नाखून, बाल और खुर और रक्त हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, त्वचा, हाथ और पैर, नाखून, बाल और खुर और फिर दिया गया आपका रक्त। तो कौन सा बाह्य कंकाल का उदाहरण है। वैसे स्केलेटन सिस्टम की बात करें, मनुष्य में स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो कंकाल तंत्र है, मनुष्य में कंकाल तंत्र है, वो बेसिकली 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। बाह्य कंकाल तंत्र हो जाएगा, बाह्य कंकाल तंत्र, और दूसरा हो जाएगा अंतः कंकाल तंत्र, ठीक है, अंतः कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र, या इसको बोल सकते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम, है ना। एक्सोस्केलेटन सिस्टम अर्थात बाह्य कंकाल तंत्र और एंडोस्केलेटन सिस्टम अर्थात अंतः कंकाल तंत्र। क्लियर है, ठीक है। तो देखो, ये बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, ध्यान रखना है। हमारा नाखून आता है, नाखून, है ना, हमारा बाल आते हैं, और ध्यान रखना है हमारे जानवरों के खुर आते हैं, ठीक है। तो बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं नाखून, बाल और खुर, और ध्यान रखना ये पंख, पक्षियों के पंख भी आप लोग देखोगे, ये सब भी किसमें आते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र, अर्थात ये शरीर के बाहरी भाग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। बाह्य कंकाल तंत्र में कौन कौन से आते हैं, नाखून हो गया, बाल, खुर, और पक्षियों की बात करें तो पंख, ये सब उसके बाह्य कंकाल तंत्र, पक्षियों के पंख, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, शरीर के बाहरी भाग की सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया कि स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नाखून, बाल और खुर। क्या हो जाएगा, नाखून, बाल और खुर। ध्यान रखना है, जिसमें से जो नाखून, बाल और खुर है, ठीक है, नाखून हो जाएगा आपका बाल हो जाएगा और आपका खुर हो जाएगा, ये सब कौन से प्रोटीन से बनता है, तो ये सब केरेटिन, है ना, केरेटिन या केरेटिन भी लिखते हैं, केरेटिन नामक प्रोटीन से बनता है। इसका निर्माण किससे होता है, तो केरेटिन नामक प्रोटीन से होता है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 7वां क्वेश्चन में। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, विषण में, अंडाशय में, अग्नाशय में और यकृत में। तो मैंने आप लोग को बताया कि मेल की बात करें, अगर मैं पुरुष की बात करूं तो पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है, पुरुष का प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है, तो इसका विषण होता है, विषण, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस। इस टेस्टिस की संख्या 2 होता है, सभी को पता है ना। और इस टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, निर्माण होता है। और इसी टेस्टिस में किसका, शुक्राणु का निर्माण होता है, किसका होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, ये जो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन है ना, ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, अर्थात उसके आवाज को मोटा करता है, उसके शरीर में विकास करता है, अर्थात जो उसका चेस्ट है वो चौड़ा होता है, इसी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का होता है। और क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन है वो पुरुषों में दाढ़ी मूंछ लाता है उसके फेस में, है ना। तो ये सब क्या है, इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की क्या है, इसी कारण मतलब होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास इसी टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन कारण होता है।
फिर मैंने बताया ये स्पर्म का भी निर्माण करता है, स्पर्म के बारे में बता दिया, स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है ना। स्पर्म एक प्रकार का कोशिका है और यही स्पर्म जब किससे मिलते हैं, ओवम से मिलते हैं, तब किसका निर्माण करता है, जायगोट का। और फिर जायगोट में जब उसका सेल डिवीजन होता है तब एक बच्चे का विकास होता है। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या देखो, शुक्राणु का निर्माण होता है विषण में, अंडाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विषण में। ठीक है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है जी, विषण में, अर्थात टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी निर्माण होता है और स्पर्म का भी निर्माण होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, उसके आवाज को मोटा कर देता है, उसके शरीर को चौड़ा करता है, उसके फेस में दाढ़ी मुंछाते हैं, सब किसके कारण आते हैं, तो इसी टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के कारण आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या देखते हैं, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। ठीक है, नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, मतलब जो नर का जो प्रमुख जनन अंग है उसमें से कौन से हार्मोन का स्त्रावन होता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैं 2-3 बार इसको डिस्कस कर दिया हूं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नर में बात करें, नर में तो नर का प्रमुख जनन अंग कौन सा है, अब उसका टेस्टिस है। कौन सा उसका टेस्टिस, जिसको हिंदी में वृषण बोलते हैं। और इस टेस्टिस से किसका निर्माण होता है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। और साथ ही साथ इस टेस्टिस में स्पर्म का भी निर्माण होता है, स्पर्म का भी क्या होता है, निर्माण होता है। और यही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है, ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे कि मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब यहाँ और हार्मोन के नाम दिए गए हैं, देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, है ना। तो ये तीनों हार्मोन है, ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन हो जाएगा और हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन जो तीनों और अन्य ऑप्शन में दिए गए हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इन तीनों हार्मोन का स्त्रावन कहाँ से होता है, तो ओरी से। कहाँ से, ओरी। ठीक है, तो ये ओरी क्या होता है, तो ओरी जो महिला का, ठीक है, ओरी महिला का क्या है, महिला का, ओरी महिला का, ठीक है, ओरी महिला का क्या है, मुख्य जनन अंग है। ओरी महिला का मुख्य जनन अंग है और महिलाओं के ओरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है। और पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या है, तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रावन होता है ना। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो दिया गया है, इन सभी का स्त्रावन ओरी से होता है, अर्थात महिला के शरीर से होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 9th क्वेश्चन में। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताया गया है कि उसका टाइम कितने समय तक होता है। ऑप्शन दिया गया है, ए है 42 दिन, बी है 18 दिन, सी है 28 दिन और डी है 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका 28 दिन। ठीक है, तो महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कितने दिनों तक होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिनों तक चलता है, तो 28 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, 28 दिनों तक चलता है, आपको ध्यान रखना है। इसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान महिलाओं के शरीर में ओवम का निर्माण होता है। किसका, ओवम का निर्माण होता है। और यही ओवम जब बनता है तब वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर स्पर्म का वेट करता रहता है। फिर जब इसी दौरान जब मेल और फीमेल में जब लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं, अर्थात जब मेल का स्पर्म है वो फीमेल के ओवम से मिलता है, तब किसका निर्माण करता है, जाइगोट का। और फिर वही जाइगोट आगे विकास करके जब उस जाइगोट में जब सेल डिवीजन होता है तो उसका विकास होता है, और विकास होने के बाद उस जाइगोट से एक बच्चे का निर्माण होता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितना है, तो 28 दिन है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन। और इसके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसको नियंत्रित कौन कौन करता है, तो ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हो जाएगा और हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है ये इस एमसी साइकिल अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन में। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। पहले तो ध्यान रखना आपको कि अगर हम लोग मनुष्य के शरीर की बात करें
तो एक वयस्क व्यक्ति में कुल बोन अर्थात कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था, जब व्यक्ति का जन्म होता है तब उसके शरीर में 300 से भी अधिक हड्डियां होती हैं, है ना, 300 से भी अधिक हड्डियां होती हैं। लेकिन जब उसका उम्र बढ़ता जाता है तो जो हड्डियां आपस में जुड़ जाती है ना। तो अगर वयस्क अवस्था की बात करें तो टोटल कितना हो जाता है, 206 हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, मतलब हड्डी की संख्या कम हो जाएगा, है ना। पहले 300 से ज्यादा था, फिर आपस में जुड़ा हड्डी, तब उसकी संख्या हो जाएगा 206, है ना, ध्यान रखना है। और कुछ और आपको ध्यान रखना है, जैसे हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, है ना, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है जी, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, ऑप्शन दिए गए 8, 29, 30 और 34। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29, है ना। ध्यान रखना है, खोपड़ी में, खोपड़ी को इंग्लिश से बोलते हैं स्कल, है ना। तो खोपड़ी अर्थात स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 29 हड्डियां होती हैं। अब ये 29 हड्डियां कौन कौन से, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना। तो जो हमारे कपाल है, ठीक है, कपाल, ये जो यह हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हमारे कपाल में टोटल 8 हड्डियां पाया जाता है। हमारे चेहरा में, ठीक है, हमारे चेहरा में कितना हड्डी पाया जाता है, 14 हड्डियां। तो 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और हमारे कान में कितना हड्डी पाया जाता है, 6 हड्डियां, ठीक है। तो 14, 6, 20 और 28। और एक हो जाएगा हाइड, ठीक है, HOID, ठीक है, HOID, हाइड बोन, है ना, एक हो जाएगा हाइड बोन। ये वाला बोन को बोलते हैं हाइड बोन, क्लियर है। तो अगर हम लोग इस ओवरऑल खोपड़ी की बात करें तो ओवरऑल खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से कपाल में अर्थात ऊपर वाले हिस्से में टोटल 8 हड्डियां होते हैं, है ना। हमारे चेहरे में, फेस में 14 हड्डियां हो जाएगा। और हमारे कान में 6, कान में ध्यान रखना, कान में 3 हड्डियां पाया जाता है। मिस आपको ध्यान रखना, मिस से ध्यान रखना, एम्स हो जाएगा मैलियस, ठीक है, मैलियस। आइस हो जाएगा इनकस, मैलियस इनकस। और एस हो जाएगा स्टेपिस, ठीक है, स्टेपिज। तो मैलियस इनकस स्टेपिस। एक कान में 3 हड्डियां, तो दोनों कान में कितना हो जाएगा जी, 6 हड्डियां। और यही जो स्टेपिस है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ध्यान रखना। ये जो स्टेपिस है जो हमारे कान में पाया जाता है, और यही स्टेपिस क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और एक जगह हाइड बोन बोलते हैं, हाइड बोन, यहाँ पास जो पाया जाता है उसको हाइड बोन बोला जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एक खोपड़ी की बात करें, स्कल की बात करें, तो टोटल हड्डियों की संख्या 29 हो जाएगा, है ना। इसको आपको ध्यान रखना। और हमारे फेस में, चेहरा में 14 हड्डियां पाया जाता है, क्लियर है। चलिए, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कहाँ पाया जाता है, कान में, है ना। एक कान में 3 हड्डियां, मैलियस इनकस स्टेपिस, तो दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियां हो जाएगा, है ना। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया था, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो स्टेपिस, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपिस है, अभी हमने डिस्कस किया था, जो कान में पाया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ऑप्शन दिया गया है अल्ना, फीमर, टिबिया और फिबुला, ठीक है। वैसे ये तीनों जो है, ये तीनों है, इस तीनों में से आपको पहचानना है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आपका फीमर हो जाएगा। कौन सा जाएगा, फीमर। इस फीमर को क्या बोलते हैं, जांघ की हड्डी बोलते हैं, जांघ की हड्डी, है ना, जांघ की हड्डी। ये हमारे पैरों में पाया जाता है, ठीक है। यही हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगर पूछेगा सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, तो आपका फीमर हो जाएगा, जो जांघ की हड्डी कहलाता है ना। और सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा आपका स्टेपिज, जो कहाँ पाया जाता है, आपके कान में पाया जाता है। और सबसे कमजोर हड्डी पूछेगा, सबसे कमजोर हड्डी अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है उंगलियां, ठीक है, उंगली की हड्डी हो जाएगा। सबसे कमजोर हड्डी होता है उंगली की हड्डी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी फीमर जो जांघ में पाया जाता है, सबसे छोटी तो स्टेपिज, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कमजोर हड्डी तो उंगली की हड्डी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो टिबिया और फिबुला ये दोनों कहाँ पाया जाता है, आपके पैर में पाया जाता है ना। और अल्ना कहाँ पाया जाता है, अल्ना आपके हाथ में पाया जाता है। अल्ना हड्डी है, ये कहाँ पाया जाता है, आपके हाथ में। और ध्यान रखना है जो टिबिया और फिबुला है, ये कहाँ पाया जाता है, आपके पैर में पाया जाता है। कहाँ, पैर में, ठीक है, समझ में आ गया। देखो हाथ के वाला पोर्शन को रेडियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्ना, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं ह्यूमरस, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, इसको रेडियस, फिर इसको अल्ना। तो अल्ना हाथ में पाया जाता है, फीमर तो पैर में, टिबिया भी पैर में और फिबुला भी पैर में, तीनों पैर में पाया जाता है। जिसमें से फीमर है वो सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है जी। ये ह्यूमरस हो जाएगा, ये रेडियस, और ये अल्ना, इधर का जो हड्डी है वो अल्ना कहलाता है, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, अर्थात फीमर। यही फीमर है जो हमारे पैर में पाया जाता है, जिसको जांघ की हड्डी भी बोलते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए 12वां क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है,
परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाली विधि है। परिवार नियोजन है ना, अर्थात परिवार को आगे नहीं बढ़ाना है, ठीक है, तब उस केस में पुरुष है वो कौन से विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दिया गया ए कॉपर टी दूसरा दिया गया ट्यूबेक्टोमी, और तीसरा दिया गया वेस्कोटोमी, और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वेस्कोटोमी। क्या हो जाएगा जी? वेस्कोटोमी, ठीक है। तो पुरुषों में, ठीक है, पुरुषों में परिवार नियोजन हेतु उसके जो वेज डिफरेंस होते हैं, वेज डिफरेंस, ठीक है, उसी को बोलते हैं शुक्रवाहिका, ठीक है, वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस, वेज डिफरेंस, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिनियां, अर्थात जो किसको, शुक्राणु को कहां ले जाते हैं? पेनिस में ले जाने का काम करते हैं। तो इसी शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है, इसी शुक्रवाहिका को पुरुषों के शरीर में काट दिया जाता है, और इसी को बोलते हैं वेस्कोटोमी, है ना। क्या बोलते हैं इसको? वेस्कोटोमी। तो ध्यान रखना है, परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में प्रयोग किया जाने वाला विधि क्या है? तो वेस्कोटोमी, अर्थात पुरुषों के शरीर में उसके जो वेज डिफरेंस है, अर्थात उसके जो शुक्रवाहिनियां हैं उसको काट दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु है वो कहां तक? पेनिस तक नहीं पहुंच पाता, जिससे प्रजनन तो होगा ही नहीं, है ना, मतलब जिससे बच्चे का विकास होगा नहीं। देखो, शुक्राणु जब पेनिस तक नहीं पहुंचेगा तो कैसे वो महिला के शरीर में प्रवेश करेगा, है ना, और कैसे फिर वो किस जायगोट का निर्माण करेगा। तो ध्यान रखना है, तो परिवार नियोजन हेतु पुरुषों में उसके वेज डिफरेंस को काट दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वेस्कोटोमी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, वेस्कोटोमी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात आरंभ होते हैं? मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात आरंभ होते हैं? 15 से 18, 17 से 18, 18 से 20, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 18। क्या हो जाएगा? 15 से 18। तो मनुष्य में जो शुक्राणु का निर्माण है वो देखा जाए तो औसतन 15 से 18 वर्ष में प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? 15 से 18 वर्ष में प्रारंभ हो जाते हैं। और मैंने शुक्राणु के बारे में बता दिया है कि शुक्राणु एक प्रकार का कोशिका है ना, जिसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये जब शुक्राणु है वो फीमेल के ओवम से मिलेगा तो किसका निर्माण करता है? अंडाणु, किसका? जाइगोट का, है ना। ये जो शुक्राणु है जब फीमेल के ओवम से मिलेगा तब जाइगोट का निर्माण करेगा, अर्थात भ्रूण का, और उसी भ्रूण से बच्चे का विकास होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? मैंने इसको डिस्कस भी कर दिया है। यूटेरस में, अर्थात गर्भाशय में, ओविडक्ट में, और ओवरी में, और वजाइना में, ठीक है। तो जो निषेचन की क्रिया कहां होता है? ध्यान रखना है, ओविडक्ट अर्थात फेलोपियन ट्यूब में। कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में। ध्यान रखना है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है जब महिलाओं में, तो उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या होता है? उसके शरीर में ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। फिर वो अंडाणु है वो फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और किसका वेट करते रहता है? स्पर्म का वेट करते रहता है, अर्थात शुक्राणु का वेट करते रहता है। फिर जैसे ही उस समय मेल और फीमेल में जब लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं, और जैसे ही जो स्पर्म है किससे मिलता है? ओवम से मिलता है। कहां मिलेगा? फेलोपियन ट्यूब में, है ना। जैसे ही वो स्पर्म है ओवम से मिलेगा फेलोपियन ट्यूब में, फिर किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। फिर उसी जाइगोट से एक बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निषेचन की क्रिया कहां पर होती है? तो फेलोपियन ट्यूब में, अर्थात या ओविडक्ट में, है ना। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में इसका कार्य होता है, निषेचन का कार्य होता है, आपको ध्यान रखना। अर्थात इसी फेलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म है वो किससे मिलेगा? ओवम से मिलता है। फिर जब ये दोनों आपस से मिलेंगे तब किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। और ये जब भ्रूण है, जब इसका कोशिका विभाजन होगा तब किसका निर्माण होगा? बच्चे का निर्माण होगा। किसका होगा जी? बच्चे का। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन में हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, मानव शरीर में हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है टेंडम, लिगामेंट, मांसपेशी और रक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लिगामेंट। क्या हो जाएगा? लिगामेंट, ठीक है। देखो लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट है, लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है ना, बोन को, अर्थात हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ता है। कौन? तो लिगामेंट, है ना, लिगामेंट। और यहाँ पास देखो टेंडम भी दिया गया है ऑप्शन में, टेंडम। तो टेंडम क्या करता है? ये बोन को, अर्थात हड्डी को मांसपेशी से, अर्थात मसल से, है ना, बोन को मसल से, ठीक है, मसल से जोड़ता है। कौन? तो आपका टेंडम। लेकिन लिगामेंट क्या करता है? वो बोन को बोन से जोड़ता है। और आपको बोन के बारे में ध्यान रखना है,
एक वयस्क मनुष्य में हड्डी की संख्या 206, लेकिन जब उसका जन्म होता है तो 300 से भी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ता है वो जो हड्डियां आपस में जुड़ना शुरू होती है, इसलिए वयस्क अवस्था में उसके शरीर में टोटल 206 हड्डी होते हैं। आपको ध्यान रखना है। स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लिगामेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, अर्थात आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पल, इसका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा और गुर्दा। ठीक है, अर्थात लीवर पे या आपके हार्ट पे या आपके बोन मेरो पे या आपकी किडनी पे। तो कहाँ इसका निर्माण होता है, ध्यान रखना है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा में। कहाँ, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मेरो। क्या बोलते हैं जी, बोन मेरो। हमारे हड्डियों के अंदर एक खोखली नुमा संरचना पाई जाती है। ये सपोज हड्डी हो गया, तो हड्डी के अंदर एक खोखली नुमा संरचना पाई जाती है ना। और इस संरचना में एक तरल सा पदार्थ पाया जाता है, एक तरल जैसा एक पदार्थ पाया जाता है। इसी को बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलते हैं इसी को, बोन मेरो, अर्थात अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं इसको, अस्थि मज्जा। और यही अस्थि मज्जा में क्या होता है जी, आपकी आरबीसी का निर्माण होता है। इसी अस्थि मज्जा में क्या होता है, आपके आरबीसी का निर्माण होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में, अर्थात बोन मेरो में। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो हमारे हड्डी के अंदर खोखली नुमा संरचना पाई जाती है, और इसमें एक तरल भरा होता है। ठीक है, इसमें तरल भरा होता है। इसी तरल जो भरा हुआ पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं, बोन मेरो। और इसी बोन मेरो में किसका विकास होता है या किसका निर्माण होता है, आपका आरबीसी का, अर्थात लाल रक्त कोशिका का।